चलिए देखिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि चावल तो सबके घर में बनता होगा, खाना तो बनता होगा, बिना खाना के हम लोग कैसे जिएंगे। कोई ऐसा है जिसके घर में खाना नहीं बनता है? उसको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। कोई ऐसा है? अगर वैसा हो जाए कि बिना खाना के हम लोग जीने लगे तो कमाने की जरूरत क्या है? ठीक है, पेट तो भर ही जाएगा, बिना खाना के हम लोग जिंदा रह लेंगे। ऐसा तो होता नहीं, होता है क्या? किसी के घर में ऐसा होता है कि खाना नहीं बनता है? बताइए, कौन ऐसा है जिसके घर में खाना नहीं बनता? सबके घर में बनता है। चलिए अच्छा, तो खाना जब बनता है तो उसमें चावल दाल यही सब बनता होगा ना, सब्जी रोटी, या किसी घर में घी, अलग अलग भाई है, लेकिन ज्यादातर घर में चावल दाल ये सब बनता होगा। हम बनता होगा ना? हाँ भाई, सब्जी सब्जी तो इतना महंगा हो गया है कि सब्जी कहाँ कोई खरीद पा रहा है। टमाटर 120 रुपया किलो, 140 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, तो बताइए इतना महंगा होगा। दाल 150 रुपया किलो, तो सब्जी तो इसमें आसमान छू रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, सबके घर में गेहूं होगा, चावल भी होगा, दाल भी होगा, ठीक है। तो जब गेहूं पिसाने जाते हैं हम लोग, तो उसके पहले घर की माँ जो रहती हैं, माँ हो या बड़ी दीदी हो या भाभी हो, वो कहती हैं कि गेहुआ तनी सी बना लेवत है, कहली ना कि अभी मत पिसाओ जा, बना लेवत है, करते हैं ना। तो बनाने के लिए उसमें जो कंकड़ उंकड़ रहता है वो सब बीनती हैं। ठीक है, गेहूं में अगर भूसा उसा है, ऐसा होता है कि भूसा उसा भी रहता है, तो उसको क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, वो किसमें लेकर के, दौरी में लेकर ना, क्या कहते हैं उसको, जो ऐसे रहता है कि उसको क्या कहते हैं, दौरिया ना, क्या कहते हैं, सूपा। सूप से तो ऐसे पछोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, दौरी ना। तो एक दौरी में लेकर, हवा तेजी से बह रही है, एक दौरी में लेकर ऐसे ओसाते हैं, तो जो भूसा उसा रहता है वो दूर चला जाता है और गेहुआ नीचे गिर जाता है, तो साफ साफ रहता है। ठीक, उसके बाद उसमें कंकड़ उंकड़ रहता है, तो उसको बीन लेते हैं ना। और चावल में भूसी उसी है, तो क्या करते हैं, सूपे में चावल डाल लेंगे। सूप ऐसा ही होता है ना, सूप ऐसा ही होता है ना, इसमें चावल डाल देंगे और उसको फटकते हैं ना, जिसको कहते हैं पछोड़ते हैं, पछोरियां। तब पछोड़ते हैं तो वो जो हल्का रहता है, जो भूसी उसी रहता है, उड़ जाता है, चावलवा बच जाता है। देखते हैं ना, ये चित्र भी दिखा दे कैसे करते हैं। चलिए दिखा दे रहे हैं चित्र। ये देख रहे हैं ना, ये महिला का चित्र है। ये महिला क्या कर रही है कि गेहूं ओसा रही है, ओसा रही है ना। देखिए हवा चल रहा है, और ये हवा से ये जो हल्के कण हैं वो क्या है, दूर हो जा रहे हैं, और गेहूं यहाँ गिर जा रहा है ना। चलिए, तो होता क्या है कि जब हम पृथक्करण करते हैं, यानी पदार्थों का जब पृथक्करण करते हैं, तो पृथक्करण माने पदार्थ से अशुद्धि निकालना। कोई पदार्थ है, उसमें कोई खराब पदार्थ है, वो निकालना। तो वो निकालते हैं, तो वो निकालने की कई विधियां होती हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में यानी जो मिश्रण है, मिश्रण में जो अवयव होते हैं, उनके अवयव को हम लोग कई प्रकार से अलग करते हैं। अवयवों की विलेयता के आधार पर, घुलने के आधार पर। विलेयता माने घुलना, विलेयता माने क्या होता है, घुलना। उसमें जो पदार्थ घुले हैं उस आधार पर उसको अलग करते हैं। चुंबक के प्रति आकर्षण, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, कुछ पदार्थ नहीं चिपकते, उसके आधार पर भी अलग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, भार के आधार पर, भार का मतलब इसमें हल्का है और भारी है, यानी एक पदार्थ में हल्का पदार्थ मिला है
अब भारी पदार्थ में मिला है तो उसको भी अलग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना। घनत्व के आधार पर, घनत्व मतलब ये होता है कि जिसमें अणु पास पास होते हैं। घनत्व अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर m अपान v बराबर 1 तो D बराबर m, यानी एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान रहता है। एकांक आयतन माने छोटा सा आयतन में कितना द्रव्यमान रहता है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। या घनत्व का मतलब ये समझिए कि पास पास और दूर दूर, अणु पास पास हैं कि दूर दूर। जैसे ये समझिए कि एक है गैस और एक क्या है, ठोस। एक क्या है, गैस है और एक क्या है, ठोस। तो ठोस में अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। ये देखिए, एक हो गया गैस, ये हो गया ठोस। तो गैस में अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और ठोस में अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। तो इसका घनत्व जो है अधिक होगा और इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो घनत्व का कुछ आइडिया समझ में आया कि अणु जिसमें दूर दूर होते हैं उसका घनत्व ज़्यादा, सॉरी उसका घनत्व कम होता है, और जिसमें अणु पास पास होते हैं उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम कहें कि हवा और पत्थर किसका घनत्व ज़्यादा होगा, पत्थर का। पानी और हवा किसका घनत्व ज़्यादा है, पानी का। समझ गए ना। तो घनत्व के आधार पर ही भी हम अलग कर सकते हैं, आकार के आधार पर अलग कर सकते हैं। आकार माने छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से भी। जैसे देखते हैं बालू चालते नहीं है, बालू में छोटा कण है, बड़ा कण है, तो आकार के आधार पर छोटे कणों को छान लेते हैं, अलग हो जाता है। आटा चालते हैं तो आटा पतला पतला छोटा छोटा रहता है, भूसी बड़ा बड़ा रहता है, उसको अलग कर लेते हैं। तो आकार के आधार पर भी अलग कर सकते हैं, रंग के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। कई रंग आपस में मिले हैं, उन रंगों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रम से हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ठोस पदार्थों से अलग करना। पृथक माने अलग, इसमें कंफ्यूज मत हो। पृथक माने क्या होता है, अलग। जैसे नहीं कहते पृथक पृथक हो जा, ये विज्ञान की भाषा है पृथक, ठीक है, और हम लोगों की भाषा अलग हो जा। विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि इस किताब से पन्ने को पृथक कीजिए, पाने यानी पन्ने को फाड़िए, ठीक है। या इसमें ये पेन है, इस पेन से कैप को पृथक कीजिए, ठीक। हम लोग क्या कहेंगे, पेनवा का कैप अलग कर दें, ठीक है। तो पृथक माने क्या होता है, अलग, ठीक है। हाँ, तो इसमें नहीं दिक्कत है, पृथक पृथक बार बार आता है, पृथक पृथक। पृथक्करण माने अलगे अलगे करना, ठीक है ना। मिश्रण में जौन मिला है उसको अलगे अलगे कैसे करेंगे, यह विधि करना है। मिश्रण में जो मिला है उसको अलगे अलगे कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो विधि है वो ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ से अलग कर रहे हैं। ठोस को ठोस से, इसमें पानी का जिक्र नहीं है। जो मिला है वो दोनों ठोस है। जो हम अब इस समय जो पढ़ेंगे वो ठोस में ठोस मिला है, ठीक है, यानी दोनों ठोस है। जैसे चावल है, चावल में भूसी मिला है तो चावल भी ठोस है, भूसी भी ठोस है, नहीं है क्या। तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे फटकना या और ओसाना। विनोविंग इसकी अंग्रेजी होती है। फटकना की भी अंग्रेजी विनोविंग होती है, ओसाना की भी अंग्रेजी विनोविंग होती है। तो चित्र हम लोग देखे थे ना अभी, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो महिला है ये गेहूं को ओसा रही है, देख रहे हैं ना। ये एक दौरी या सूप में लेकर हवा बह रही है, उसको नीचे गिरा रही है। तो जो भारी कण है वो यहाँ गिर जा रहे हैं और हल्के कण हवा में उड़कर दूर चले जा रहे हैं, है ना।
ठीक है। तो क्या देखे हम लोग, हमने ये देखा कि एक महिला थी जो गेहूं या चावल को अलग कर रही थी, ओसा रही थी, देखे ना। तो देखिए ये दो चीजें हैं इसमें, एक है फटकना और एक है ओसाना, ठीक है। फटकना और ओसाना दो चीजें हैं। फटकना और ओसाना दोनों में क्या है, अनाज है, अनाज में अपनी कोई हल्की अशुद्धि मिली है। हल्की अशुद्धि का मतलब खरपतवार मिला होगा, भूसी मिला होगा, भूसा मिला होगा, या हल्का कोई यही भूसा उसा टाइप का, ठीक है ना। तो फटकना का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने घर पे देखे हैं ना, माताएं बहनें क्या करती हैं, सूप ले लेंगी, सूप में मान लीजिए चावल में भूसी है, देखते हैं ना, चावल में भूसी है, तो चावल बनाने जाती हैं तो कहती हैं लिया तो इसी चावल बना देते हैं, बना दी मतलब फटक देंगे, ठीक है। तो वो सूप में चावल को डालेंगी, चावल डालने के बाद ऐसे ऐसे करती हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो कला है, वो सब बिना पढ़े ही, वो सब बिना पढ़े ही कितनी कला रहती है कि इतना स्टाइल से, मतलब इतना ढंग से फटकती है कि चावल इसी में रह जाएगा। चावल जो है, जिसे इसमें मान लीजिए भूसी भी है चावल भी है, ठीक है। आवला हमारे तना ही आवत भाई, हमारे तना ही आवत बच्चा, ठीक है। जिसको आता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता, हमको तो नहीं आता, हमको, हम तो फटकने जाते हैं ना तो वो चावल गिर जाता है, ठीक है। तो हमको तो नहीं आता, लेकिन हमारी मम्मी उम्मी, मतलब माता जी, मम्मी तो नहीं कहते हैं हम, अपने मम्मी को माता जी कहते हैं, ठीक है, जिसको माई हम लोग कहते हैं ना। हाँ, अब तो नए में सब मम्मी कहते हैं, माम कहते हैं ना। तो जब इसको फटकेंगे ना तो ये जो हल्का भूसिया रहता है वो बाहर निकल जाएगा और चावलवा इसी में बचा रहता है, देखते हैं ना, घर पे सब लोग देखते होंगे। तो उसी को कहते हैं फटकना, उसी को क्या कहते हैं, फटकना। चावल यानी ये कह सकते हैं अनाज से हल्की अशुद्धि, हल्की अशुद्धि का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या हो सकता है, भूसा हो सकता है, नहीं नहीं मिट्टी नहीं, मिट्टी का, मिट्टी तो खुद भारी है, हल्की बात हो रही है, भूसा है या फिर भूसी हो सकता है। भूसा और भूसी, ये आदमी है, ये मेहरारू है ना, भूसा भूसी, हाँ अच्छा भसी, चलिए ठीक है। तो अनाज में अगर कोई हल्की अशुद्धि मिली है तो उसको हम सूप द्वारा फटक के, सूप द्वारा हल्की अशुद्धि को अलग करते हैं, उसी को कहते हैं फटकना, उसी को क्या कहते हैं, फटकना। अगर आपसे पूछा जाए फटकना क्या होता है तो बता देंगे, अनाज में, इसमें देखिए सूप का सहारा लेंगे, सूप की सहायता से अनाज से हल्के अशुद्धि को दूर करना ही क्या कहलाता है, फटकना, क्या कहते हैं, फटकना। और ओसाना क्या होता है, इसमें हवा का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ओसाना में हवा का इस्तेमाल होता है, फटकना में हवा इस्तेमाल होता है, लेकिन हवा बहे या न बहे, लेकिन हम फटक सकते हैं, घर के अंदर भी फटक सकते हैं, लेकिन हाई ओसाना घर के अंदर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, ओसाने के लिए तेज हवा चाहिए तभी ओसाना होगा। तो ओसाने के लिए क्या करते हैं कि एक बर्तन में अनाज को लेकर ऊपर उठाकर जब नीचे गिराते हैं, हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, देखा जो किया है उसको पता है, धीरे धीरे गिराते हैं तो जो हल्के अशुद्धि होती है वो दूर चली जाती है, अब भारी अशुद्धि क्या है, नीचे गिर जाती है। अभी चित्र में हम लोग देखे हैं ना, तो उसको कहते हैं ओसाना, क्या कहते हैं, ओसाना। तो फटकना और ओसाना में अंतर समझ में आया, दोनों में हल्की अशुद्धि दूर होती है अनाज से, लेकिन फटकना में क्या करते हैं, हवा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हवा बहना जरूरी है, फटकने के लिए हवा की जरूरत है, फटकने के लिए सूप में डाल के फटक देंगे, लेकिन ओसाने के लिए हवा जरूरी है, हवा नहीं बहेगा तो दरिया गिर जाएगा, दोनों गिर जाएगा वहीं,
ठीक है। तो फटकना और ओसाना में अंतर समझ में आया? क्लियर है? तो अगर पूछा जाएगा कि चावल में भूसी है तो उसको हम किस विधि से दूर करेंगे? ओसाना से भी दूर कर सकते हैं और फटकने से भी। या एक महिला जो है चावल से हल्की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सूप में लेकर हल्की अशुद्धियों को दूर करती है, तो वो क्या करती है? ओसा रही है कि फटकना कर रही है? बताइए, क्या कर रही है? फटक रही है, मतलब फटकना कर रही है। एक व्यक्ति हवा में ऊपर से नीचे अनाज को गिराता है, जिससे अनाज की हल्की अशुद्धियां दूर चली जाती हैं, तो वो क्या कर रहा है? फटक रहा है कि ओसा रहा है? समझ गए? चलिए तो देखिए ये चित्र, देखिए ये चित्र हालांकि थोड़ा सा बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि, देखिए ये पता चल रहा है कि पत्थर पे कुछ पीट रहा है, धान पीट रहा है ना। ये आदमी जो है पत्थर पे धान पीट रहा है। धान जब पक गया है तो उसी को ये पीट रहा है। देखिए धान के दाने अलग अलग हो रहे हैं ना, या इधर से हो रहे हैं ना। चलिए तो इसी को कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। चलिए तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम थ्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? थ्रेसिंग। ये थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग की हिंदी भी थ्रेसिंग, अंग्रेजी भी थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है कि आजकल तो हर जगह थ्रेसिंग मशीन से होती है ना, जो बड़ी बड़ी मशीन है उसमें गेहूं चावल थ्रेसरिंग कर दे रहे हैं, दाना अलग अलग हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन आज मशीनें हैं, पहले मशीनें नहीं थी। तो ये थ्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो आया है ये पहले के कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। तो थ्रेसिंग में क्या करते हैं, जब हमारा अन्न पक जाता है, जैसे धान है, तो धान जब पक जाता है तो उसको हम लोग गट्ठर में बांध देते हैं। देखते हैं ना, जो खेती किए होंगे उनको पता होगा। आप लोग के यहाँ भी खेती होती है, सभी लोग किसान हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग मंगल ग्रह से आए हैं, सभी लोग धरती पर ही हैं। सबके घर में ही खेती होगी। कुछ किसी के यहाँ कम होती होगी, किसी के यहाँ ज़्यादा होती है ना। हम भी खेती करते हैं, खेती नहीं करते मतलब हमारे पिताजी खेती करते हैं, तो हम लोग भी किसान के बेटे हैं। तो उसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं कि हमारे पिताजी खेती करते हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम किसान के लड़के हैं, ठीक है। तो किसान का मतलब ये है कि उसको अन्नदाता कहते हैं। उसी के वजह से आज सब हम लोग खा रहे हैं ना, गेहूं खा रहे हैं किसान की वजह से ही ना, चावल खा रहे हैं किसान की वजह से ना। तो उसमें कौन सी शर्म की बात है? कुछ लोगों को बताने में थोड़ा आड़ लगता है कि अरे हमारे पिताजी खेती करते हैं। अरे खेती क्या करते हैं? वो सबका पेट पालते हैं, पूरे देश का पेट पालते हैं, नहीं ना है। इसलिए किसानों को अन्नदाता कहते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो अन्न के दाने होते हैं, यानी धान जो होता है, धान जब पक जाता है, जब पीला पीला हो जाता है, तो उसको काट लेते हैं और काट के गट्ठर में बांध लेते हैं, ठीक है। उस गट्ठर को घर लाते हैं। तो अभी हमने चित्र देखा, कोई पटरा पर पीटता है, पटरा मतलब लकड़ी का पटरा पर पीटता है, और कोई पत्थर पर पीटता है। तो धान और दाने अलग अलग हो, सॉरी भूसा, मतलब धान का जो भूसा रहता है, वो क्या कहता है, गट्ठर, जो धान का जो लंबा लंबा, जिसको कहते हैं पुआल, जिसको पुअरा हम लोग कहते हैं, जो लंबा लंबा वो अलग हो जाता है, और धनवा जो है उसमें छटक के अलग हो जाता है ना। तो पटकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का मतलब कि पके हुए अन्न को पत्थर या लकड़ी पर पीटकर अन्न को अलग करना। जब अन्न का पौधा पक जाता है तो उससे जो अन्न है वो पत्थर या लकड़ी पर पीटकर अलग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। समझ में आया?
कि थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग का मतलब भैया धान के गट्ठर के लकड़ी या पथरे पर पीट के धाने के अलग करना, यही ना है, नहीं भूलेगा ना, थ्रेसिंग समझ गए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, थ्रेसिंग की इतनी नई नई कुल मशीनें आ गई हैं कि सब लोग थ्रेसिंग, आज कौन लोग पीटते हैं, आज बहुत कम लोग पीटते हैं, बहुत कम लोग, आज भी पीटते होंगे लेकिन बहुत कम लोग ना, सभी लोग मशीन से अपना धान अलग करवा देते हैं, गेहूं अलग करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी थ्रेसिंग। तो ये सब काम किन किन फसलों में किया जाता है, धान हो गया, धान के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। अरहर, अरहर माने जानते हैं ना, जिसको हम लोग रहर कहते हैं, जिसका दाल हम लोग खाते हैं, तो अरहर का नाम तुअर भी है, याद रखिएगा। तुअर माने ये समझते रहिएगा, तुअर किसको कहते हैं, अरहर को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि थ्रेसिंग द्वारा किन किन पौधों के अन्न को अलग किया जाता है, तो याद रखिएगा अरहर और धान, अरहर और धान। आजकल मशीन है तो उसमें सरसों हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, कई चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे थ्रेसिंग के द्वारा अरहर और धान को अलग किया जाता है, तो किस विधि द्वारा, थ्रेसिंग विधि द्वारा। ये नहीं कि धान के पके पौधों से धान के पके पौधों से धान के कण अलग किए जाते हैं, किस विधि से, फटकना द्वारा, ओसाना द्वारा, थ्रेसिंग द्वारा या चालना द्वारा, किसके द्वारा, किस विधि द्वारा, थ्रेसिंग द्वारा। ये नहीं कोई लिख देगा कि फटकने द्वारा, फटक के अलग कर देंगे, फटक के तो करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए बीनना, इसके लिए भी चित्र देखें, घर पे भी हमारी माँ बहनें, दादी उदी ये सब काम करती हैं, बीनने वाला काम। देखिए भाई, देख रहे हैं दादी बीन रही है ना, सबके घर में ये होता है ना, खाना बनाने से पहले चावल तनी से दे दा बचवा, तैसे बीन देता है ना, होता है ना। खाना बनाने से पहले जो दादी रहती हैं, हम लोगों की दादी रहती हैं या माँ रहती हैं, वो कहती हैं बच्ची चावल बना जातू तैसे देतू, तैसे देखी तो कुछ हो तो नहीं, तब बीन देंगी, बीन देती है ना। एक बर्तन ले लेंगी, थरिया उरिया ले लेंगी, उसी में चावल या दाल डाल देंगी, और उसमें जो दाल रहेगा उसको तो नहीं टच करेंगे, दाल के अलावा जो है जो चीज रहेगा उसको बीन बीन के अलग कर देते हैं। तो जो मिला है, तो थोड़ा बहुत मिला है तब तो बीन दे रही हैं, और ढेर सा मिला रहेगा तो बीनेंगी, तब तो दादी का तो आंखें खराब हो जाएगी, बिनत 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 बिनत। तो थोड़ा बहुत अगर अशुद्धि मिली है तो उसको हम लोग बीन देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बीनना क्या होता है, दाल है, चावल है, गेहूं है, इन सब में अशुद्धि ज्यादा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अशुद्धि नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो कुल तो गेहूं है, उसमें थोड़ा बहुत हल्का बहुत थोड़ा बहुत अशुद्धि है, तो उसको बीन के अलग कर देते हैं। तो बीनेंगे कैसे, जब अलग अलग दिखाई देगा तब ना, तो ये अशुद्धि जो है, जो हमारा पदार्थ है उससे अलग रहता है। गेहूं में जैसे कंकड़ मिला है तो कंकड़ साफ साफ दिखाई देगा ना, दिखाई देगा। अगर गेहूं में गेहूं की तरह कोई अशुद्धि मिल जाए तब तो मुश्किल है बीनना। तो अशुद्धि जो रहती है वो साफ साफ दिखाई देती है, यानी कंकड़ रहता है, मिट्टी रहता है, यही सब रहता है, तो कंकड़ भी साफ साफ दिखाई देगा, चाहे चावल में मिला हो, चाहे दाल में मिला हो, चाहे गेहूं में मिला हो, और मिट्टी भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या करेंगे, दुकान वाले पैसा के लालच में कंकड़ मिला दे रहे हैं, मिट्टी मिला दे रहे हैं, जीरा में संफ मिला दे, हर जगह मिलावटी, हर जगह मिलावटी है ना। इसीलिए प्रयास करिए कि बाजार से कोई चीज लाते हैं खरीद के तो उसको साफ सुथरा करके खाइए, ये नहीं कि वैसे ही पिसवा दीजिए, ठीक है। हाँ, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो ये बीनने का काम भी समझ गए। बीनने का काम कैसे होता है, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग यानी हाथ द्वारा होता है। जब हम अनाज से हाथ द्वारा
अशुद्धियों को बीन कर अलग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीनना। बीनना समझ गए? हाथ से अशुद्धियों को अलग करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? बीनना। ठीक है। अब देखिए चालना। सबके घर में रोटी बनती होगी, सबके घर मकान वकान बनते देखे होंगे सभी लोग। मकान बनता है तो उसमें बालू देखते हैं एक बड़ा सा। अच्छा इसका भी चित्र दिखा देता हूँ ना, समझ में आएगा। चलिए ये चित्र देखिए, ये देख रहे हैं, ये बेचारा मजदूर आदमी है, ये जो झन्ना है ये चालना है, ये ठीक है चलनी है, चालना। इसी को लकड़ी से चारों तरफ है, इस पे बालू गिरा के चाल रहा है ना। मकान वकान बनता है तो देखते हैं ना, बड़ा सा झन्ना रहता है उससे चालते हैं, वही ये बेचारा काम कर रहा है। ठीक है। तो देखिए ये जो चालने वाला काम होता है, ये चालने वाला काम क्या होता है? चालने वाला काम आटे में घर पे जब देखे होंगे तो माताएं होता है या बहनें भाभी जिसके घर जो भी रोटी बनाती होंगी वो एक छननी से छानती हैं, क्योंकि गेहूं जब पिसाते हैं तो उसमें चोकर भी रहता है जिसको हम लोग भूसी कहते हैं। चोकर को क्या कहते हैं? भूसी। ये भूसा की बहन है। एक भूसा भी होता है ना, देखिए ना, तो भूसा भूसी दोनों कहाँ है? भाई बहन है ना। चलिए, तो आटा बनाने से पहले छननी से छानती हैं, तो चलनी से चालती हैं, तो जो भूसी रहता है, चोकर रहता है, वो अलग हो जाता है और आटा जो है नीचे गिर जाता है, उसकी रोटी बनाती है ना। तो ये अलग हो जाता है। मकान बनाने के लिए अगर प्लास्टर करना है या जोड़ैया करना है तो बड़े बड़े कंकड़ बालू में मिले रहते हैं ना, तो उसको बड़ा सा एक जाली रहता है, देखते हैं ना, ये बड़ा सा जाली रहता है। इसी जाली में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, देखे हैं ना हमें चित्र में। तो उसी पर बलुइया गिराते हैं। है क्या झन्ना? कहाँ है? अच्छा चलिए, है बाहर है अंदर है? चलिए, तो ये जो झन्ना है इस पे बालू गिराते हैं तो बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो कंकड़ वंकड़ रहते हैं यहीं इसी पर रुक जाते हैं, तो बालू अलग हो जाता है कि नहीं। तो इसे कहते हैं चालना। इसे क्या कहते हैं? चालना। गेहूं आटे की रोटी से चोकर को अलग करना कौन सी विधि होती है? चालना। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं कुछ विधि बता रहा हूं, आपको ये बताना है कि उसको हम किस विधि से अलग करते हैं, आपको उसका नाम बताना है। कौन कौन विधियां हम लोग देखे हैं? पहले फटकना, इसको मिटा दें पहले ना। हम लोग 3-4 विधि देखे हैं, फटकना, ओसाना, और कौन कौन है बताइए, सबका नाम बताइए, उसके बाद ना प्रश्न बनाया जाए। फटकना, ओसाना और थ्रेसिंग, चालना और एक है बीनना। चलिए हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक है? किस विधि का इस्तेमाल होता है, आप लोग नाम बताएंगे। ध्यान से सुनिए। दाल से कंकड़ पत्थर को अलग करना। कंकड़ पत्थर को जो अलग करते हैं, बहुत कम कंकड़ पत्थर हैं, बहुत कम, दाल में बहुत कम कंकड़ पत्थर हैं, तो उसको हम लोग अलग करते हैं किस विधि द्वारा? बीनना। बहुत सही, वेरी गुड, काफी समझदार हो गए हो। अच्छा ये बताइए, हमारे पास धान का पका हुआ पौधा है, ठीक है? धान का पका हुआ पौधा है, उसको हम धान के अन्न को अलग करना है तो किस विधि से अलग करेंगे? थ्रेसिंग, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, गेहूं में भूसा मिला है, गेहूं में क्या मिला है? भूसा, ठीक है? तो उसको हमको अलग करना है तो किस विधि द्वारा अलग? वेरी गुड।
चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि आटे में जो चोकर है, आटे में क्या है, चोकर है, उसको अलग करना है तो कौन सी विधि इस्तेमाल? चालना। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताइए, चालना हो गया, चावल है, उस चावल में जो है हल्की अशुद्धि मिली है, ठीक है, तो उसको जैसे हवा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में करना है, बिना हवा के अगर चावल से हल्की अशुद्धि दूर करना है तो कौन सी विधि? समझ गए, वेरी गुड। चलिए आज आपको जादू दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जादू। देखेंगे सब लोग अपने घर पे भी करेंगे, करिएगा। एक साधारण जादू बताएंगे जो अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अच्छा देखे होंगे कपड़े में, कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए सफेद सफेद गोली रखते हैं कपड़े में, देखे होंगे, महकता है, सफेद सफेद गोली रखते हैं, इतना बड़ा बड़ा, देखते हैं। लैट्रिन बाथरूम में कहीं जाते होंगे, कहीं दुकान उकार पर जाते हैं, बड़े बड़े मालूम जाते हैं, लैट्रिन में जब बाथरूम वाथरूम करने जाते हैं तो बाथरूम जहाँ गिरता है पानी, वहां पर उज्जर उज्जर गोली रखी रहती है, देखे हैं? वो होती है नेफ्थलीन की गोलियां। क्या होती है, किसकी गोलियां होती हैं? नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। वो कपड़ों की सुरक्षा के लिए रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन की गोलियां रखने से कपड़ों में कीड़े मकोड़े नहीं आते, फंगस नहीं लगते हैं, ठीक है? तो नेफ्थलीन की गोलियां किस रंग की होती हैं? सफेद रंग की। उनको कपड़ों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि कपड़ों में कीड़े मकोड़े न आए, कपड़े हमारे सुरक्षित रहें, ठीक है? इनका लैट्रिन बाथरूम में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि गंध न आए, महक न आए, ठीक है? तो ये देखते हैं, इसको रख देते हैं, तो धीरे धीरे ये अपने आप बड़ा है, फिर छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, और छोटा होगा, छोटा छोटा होते होते क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बीतेगा तो ये जो नेफ्थलीन की गोली है क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह से आयोडीन को, नौसादर को, ठीक है, अब कपूर वपूर को, सबके घर में कपूर तो देखे होंगे, कपूर को ऐसे खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, महकता है कपूर बहुत तेज ना, कपूर को खुला छोड़ देंगे तो देखेंगे बड़ा सा कपूर है, कुछ दिन बीतेगा छोटा हो जाएगा, कुछ दिन देखेंगे छोटा हो जाएगा, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि जादू कैसे हुआ? कपूर कैसा है, कैसा है, ठोस है, ठीक है? ये कपूर धीरे धीरे हवा में मिलकर गायब हो जाता है, तो पानी बनता है कपूर? नहीं बनता है पानी। देखिएगा कपूर पानी नहीं बनता है। खोलेंगे, कपूर खोल के रख दीजिए अपने घर पे, उसको आज देखिए बड़ा सा है, कल देखेंगे छोटा हो जाएगा, एक हफ्ता 10 दिन बीतते बीतते वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ठोस सीधे बदल जाता है किसमें, गैस में। तो ये जादू है ना। अभी तक हम लोग देखते थे कि ठोस को पहले द्रव में बदलता है, फिर गैस में बदलता है, देखे थे ना। अभी हम लोग देखे थे कि ठोस कैसे बदलता है, द्रव में गर्म करेंगे, ठीक है, फिर ये इसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में। ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में, और द्रव को बदलते हैं तो गैस में। लेकिन हाई नेफ्थलीन, आयोडीन, कपूर को गर्म करेंगे ना तो ये कपूर जो है ठोस से सीधे डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में। या इसी को कहते हैं वाष्प, या इसी को कहते हैं भाप। ये तीनों एक का चीज है, गैस, वाष्प और भाप तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। गैस माने गैस, भाप माने भी गैस, वाष्प माने भी गैस, ठीक है। तो कपूर की खासियत है, कपूर हो चाहे नौसादर हो चाहे नेफ्थलीन हो, इसकी खासियत है कि जब भी इसको गर्म करेंगे या खुला छोड़ देंगे, ऐसे खुला छोड़ देंगे
तो ये धीरे 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 गैस में बदल जाता है। तो जादू नहीं हुआ। अरे बर्फ को खुला छोड़ देंगे तो पानी बनता है, वो तो बनता है ना। लेकिन कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, नौसादर, ये सब ऐसे ठोस हैं, इनको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या बदल जाता है, सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में। ठीक है। तो इसी को हमको प्रयोग द्वारा दिखाना है कि कपूर में अगर नमक मिल गया है तब क्या होगा। कपूर में क्या मिल गया है, नमक। कपूर में नमक मिल गया है, अब हमको कपूर को अलग करना है, नमक को अलग करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए ये कीप है, ये जो ऐसे रहता है अपने घर पे सब लोग प्लास्टिक का देखे होंगे ना, देखे हैं ना, इसको कहते हैं कीप, जिससे तिलवा उलवा भरते हैं। तो ये भी विज्ञान में भी ये होता है कांच का। किसका होता है, कांच का। इसको भी कहते हैं कीप, इसको भी कहते हैं कीप। तो इसको उलट दिए हैं, इसको क्या कर दिए हैं, उलट दिए हैं। अब एक फ्लास्क में, ठीक है, एक बर्तन में हम नमक और कपूर को रख दिए हैं। ये देखिए हमारा फिल्टर पत्र है। फिल्टर पत्र माने समझते हैं, जैसे छननी होती है ना, चाय से छानने वाली, हम लोग चाय से चाय की पत्ती को छननी से छान के अलग करते हैं ना, वैसे विज्ञान में भी एक ऐसा पत्र होता है, ऐसा छननी होता है जो छोटे 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 कणों को छान कर अलग कर देता है। उसी को हम लोग कहते हैं फिल्टर पत्र या छानना पत्र, उसी को कहते हैं छानना पत्र। एक कागज होता है, कागज होता है, बड़ा महीन कागज होता है जो छोटे छोटे कणों को छान के अलग कर देता है। तो इसको देखिए गर्म कर रहे हैं, ये एक बर्तन में कपूर और नमक को मिलाकर गरम करते हैं। देखिए गरम कर रहे हैं, ये गरम कर रहे हैं। और ये किपवा को उल्टा रख दिए हैं। ये पर रुई है, ये क्या है, रुई। ये सब प्रयोग मत करिएगा आप लोग, ये आग वाला चीज है, ठीक है। ऐसे अकेले मत करिएगा, आग से जल उल जाएंगे तब, ठीक है। तो ये क्या है, कपूर में नमक मिला है, उसको फिल्टर पर एक बर्तन में रख के उसको गरम करते हैं, ठीक है। अब गरम कर रहे हैं, तो गरम करेंगे तो नमक उड़ेगा कि कपूर उड़ेगा, बताइए। कपूर उड़ेगा, ठीक है। उड़ के धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो इसे रुइया में जम जाएगा, जम जाएगा ना। तो कपूर रुई में जम गया और नमक नीचे हो गया। अलगे हो गए कि नहीं, अलगे हो गए ना। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन के लिए कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। ऐसी प्रक्रिया या वह विधि जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, या ठोस सीधे वाष्प में बदल जाता है, या ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस बिना द्रव में आए, बिना पानी बने सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर आपसे पूछा जाता है कि नमक में, कपूर में नमक मिला है, तो उसे किस विधि द्वारा अलग करेंगे, किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेफ्थलीन की गोलियां सीधे गैस में बदल जाती हैं, किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। कपूर खुला छोड़ देने पर, कपूर खुला छोड़ देने पर कुछ समय बीतने पर धीरे धीरे गायब हो जाता है, किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपसे कि नेफ्थलीन की गोलियां दिन प्रतिदिन समय बीतने पर छोटी होती जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो सीधे गैस में बदलती जाती हैं, उनका ऊर्ध्वपातन होता रहता है, इसलिए वो सीधे गैस में बदलती रहती हैं और छोटी होती जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कपूर को खुला छोड़ देंगे तो वह समाप्त हो जाता है धीरे धीरे,
खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कपूर धीरे धीरे गैस बनता रहता है ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा। तो ऊर्ध्वपातन बात समझ में आ गई? ऊर्ध्वपातन में कोई दिक्कत है? कपूर से नमक को अलग करना होगा तो किस विधि से अलग करेंगे, समझ जाएंगे? ऊर्ध्वपातन समझ गए? चलिए।